हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यह हमारा चैप्टर 6 आज डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वह है संचार माध्यमों को समझना। मीन्स आज हम जो बात करने वाले हैं वो मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। मीडिया के बारे में हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि मीडिया आखिर है क्या, इसके कौन कौन से माध्यम है, और जो मीडिया होती है उसकी तकनीक, संचार माध्यम और धन, इन टाइटल को लेके आज हम बात करने वाले। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है करंट अफेयर्स का। किरीट पारिक कमेटी एक गवर्नमेंट ने बनाई है, ये कमेटी किस लिए बनाई गई? आपका क्वेश्चन में है यह, जिसमें आपके ऑप्शंस हैं। यह बनाई गई है जो करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको रिव्यू करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो नीति है हमारी गवर्नमेंट की उसको रिव्यू करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, या फिर जो नवीकरणीय ऊर्जा पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं वीडियो के अंत में दूंगा। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देखो बेसिक तो पता ही है कि मीडिया क्या है। मीडिया के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि आप इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन। आजकल तो मोस्टली जो है इंटरनेट के माध्यम से ट्विटर, सोशल मीडिया भी आजकल वो काफी प्रचलित है, तो हम लोग को मीडिया के माध्यम से काफी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्राप्त होता रहता है। तो बेसिकली मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है। मीन्स जो हमारा मीडिया है उसका काम क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आज के समय में प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना। ये हो गया मीडिया, बेसिक हमने इसके बारे में समझा। अब हम बात करेंगे कि मीडिया और तकनीक के माध्यम से कि देखो आज के समय में जो हम मोबाइल, इंटरनेट और टीवी और रेडियो को सुनते हैं, यह आज से 15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था। ये फोटो दर्शा रही है कि मीडिया का जैसे एक प्रिंट मीडिया है, इसमें बताया गया कि एक चित्रकार जो है बाइबल के पहले पन्ने की छपाई कर रहा है, जो गुटेनबर्ग, ये जो है गुटेनबर्ग ये है। फिर 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया, जिससे जो पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर यहाँ पर एक टीवी है ये। तो धीरे धीरे तकनीक चेंज हुई और जो हमारा मीडिया है उसका दायरा बढ़ता गया। जैसे यहाँ पर दिखा है कि तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिली। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठते हैं और जब टीवी चालू करते हैं तो आपको देश और दुनिया की तमाम जो है खबरें आपको घर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए मिल जाती हैं। आप एक बटन दबाते हैं और मोबाइल पर ही आपको जो करंट खबर चल रही है, सुर्खियों में है, वह सारी की सारी आपको एक बटन दबाने से ही मिल जाती हैं। भले ही खबर आपके गांव की या शहर की हो, या फिर खबर जो है देश और दुनिया की हो, चाहे वो अमेरिका या यूरोप की हो। आपको जैसे जैसे तकनीक चेंज होती गई, लोगों को खबरें या मीडिया का जो दायरा है वह बढ़ता गया लोगों तक, ठीक है ना। तो ये हो गया, तकनीक चेंज हुई तो संचार माध्यम में किस तरह से बदलाव आया। अब हम बात करेंगे कि मीडिया और धन के बारे में। संचार माध्यम और धन किस तरह से इंटरलिंक है। तो यहाँ पर जो चित्र दर्शाया गया है वह एक जो आपका जो स्टूडियो होता है या जो आपके न्यूज चैनल होते हैं उनका स्टूडियो ये दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूज एंकर है, टीवी, कैमरा, सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत ये खर्चीली होती हैं। समाचार के स्टूडियो में केवल जो समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो न्यूज एंकर है उसको वेतन देना है, जो यहाँ पर कैमरामैन है उसको वेतन देना है, जो यहाँ पर टेक्नीशियन जो होगा, तकनीकी विभाग का जो प्रमुख होगा उसको वेतन देना है। यहाँ पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है, मीन्स जो आपका लाइटिंग वाला सिस्टम है उसको जो मैनेज करने वाला होगा उसको वेतन देना है। तो मतलब तमाम तरह की जो है, इस तरह की जो मीडिया है इसको संचालित करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब धन कैसे आए, तो यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं कि जब इन चीजों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनियां होंगी या जो समाचार चैनल होंगे
यह धनवान लोगों के अंडर में ही होंगे, मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथ में ही होगा। तो जन संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। भाई जब खर्च करना पड़ेगा, इतना सब आउटपुट निकालने के लिए इनपुट देना पड़ेगा ना, तो जो सैलरी वगैरह इतना सब खर्च करना है तो कमाने के लिए बारे में सोचना पड़ेगा। तो कमाने के लिए जो एक प्रमुख जो तरीका है इनके पास वह होता है विज्ञापन। आप देख सकते हैं कि कोई भी चैनल चल रहा है उसके बीच बीच में आपको विज्ञापन मिलते रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलते रहेंगे। जैसे कि क्रिकेट मैच चलता है तो हर एक ओवर के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट जो कि उसकी स्पॉन्सरशिप होती है तो वो प्रमुख एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे आपको। तो मूल रूप से देखा जाए तो जो मीडिया के पास जो धन कमाने का औजार है वह है केवल और केवल अभी विज्ञापन। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और देखी जाती है, वह ये देखी जाती है कि ये जो मीडिया का संचालन होता है वह धनवान लोगों के पास होता है, ज्यादातर लोगों। अब हम बात करेंगे जो संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि जो मीडिया है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में जो समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि देखिए आप जहां पर भी लोकतंत्र है, मीडिया सरकार के जो नियम है या जो भी सरकार ने निर्णय लिए हैं उनके बारे में जनता तक पहुंचाना ये मीडिया का धर्म है। तो जो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है संचार माध्यमों की, क्योंकि इन्हीं संचार माध्यमों के माध्यम से लोग जान सकते हैं कि सरकार वह किस प्रकार से काम कर रही है और उसने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ यदि कोई सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है जो जनहित में नहीं है तो जनता इन्हीं समाचार पत्र या समाचार माध्यमों के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से क्या कर सकती है, अपनी कार्रवाई भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? पत्र लिखकर कर सकती है, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके या हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी अपना विरोध जता सकती है सरकार के समक्ष। इस तरह से मीडिया जहां सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचा रहा है, तो वहीं सरकार की जो निर्णय है यदि जनहित में नहीं है तो जनता भी उसके विरोध में अपनी कार्रवाई को कर सकती है मीडिया के माध्यम से, जिसका उद्देश्य जो होगा वह होगा सरकार पर सही निर्णय के लिए दबाव बनाना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जो मीडिया है वो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। लेकिन वर्तमान में जो मीडिया है, मीन्स जो संचार के साधन है, क्या वह संतुलित विचार संचार माध्यम है, संतुलित विचारधारा प्रस्तुत करते हैं? इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। यह दो हेडलाइंस हैं एक न्यूज़पेपर की, दो न्यूज़पेपर हैं। हेडलाइन ये है जो प्रमुख कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम किया और यातायात रुक गया। तो इस हेडलाइन का जो समरी निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है पढ़ के, कि सरकार ने कारखानों को प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके विरोध में जो विरोधी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दी और हिंसात्मक प्रदर्शन किए, चक्का जाम कर दिया, यातायात जिसकी वजह से रुक गया। इसका असर ये निकल के आ रहा है कि जो यहाँ पर जो कारखाने वाले हैं, जो समर्थन है कारखानों वाले के, वह क्या दर्शा रहे हैं, उनका एक नेगेटिव किरदार यहाँ पर समझ में आता है कि ये लोग गलत। वहीं उसी से संबंधित दूसरे तरीके से एक खबर लिखी हुई है कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति है, क्योंकि कारखाने बंद हुए तो वहां पर जो काम करने वाले मजदूर होंगे, वहां पर जो काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी होंगे, उनकी तो रोजी रोटी बंद हो गई ना। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त सुविधाओं को, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं करी हैं। तो जिससे निकल के आता है कि सरकार ने निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसके लिए जो उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी उन्होंने वह प्रिपरेशन नहीं करी है, जिससे यह समझ में आता है कि यहाँ पर सरकार का निर्णय जो है कहीं ना कहीं एक तरह से गलत देखने को मिलता है। एक तरफ खबर गलत, किसी को गलत ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ खबर जो है किसी और को गलत ठहरा रही है। तो यहाँ पर जो है, जो संचार माध्यम ने जो खबर पहुंचाई है जनता तक, वह संतुलित रूप में नहीं पहुंचाई, क्योंकि संतुलित रिपोर्ट क्या होती है, वह रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति ये वाली खबर पढ़ेंगे वो ये समझेंगे कि सरकार ने तो सही किया, परंतु गलत कौन है, जो विरोधी है वो गलत है। परंतु अगर ये खबर पढ़ेंगे, इस टाइटल को पढ़ेंगे, तो लोग समझेंगे कि सरकार ने गलत किया है जबकि कारखाने वाले सही है। तो संतुलित जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हुई। एक दूसरा पक्ष भी आता है मीडिया का,
स्वतंत्र संचार माध्यम क्या होता है? स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले जो समाचार होंगे वह कोई भी नियंत्रण या प्रभावित ना करे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी रिपोर्टिंग है, कोई भी खबर आती है, जो मीडिया तंत्र है वह अपने हिसाब से दोनों पक्ष को मिलाकर वहां पर आपके समक्ष जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। परंतु क्या होता है कई बार कि न्यूज का एक पक्ष तो दिखा दिया जाता है, दूसरा पक्ष उसको नहीं दिखाया जाता है लोगों को। तो ये होता है मीडिया का जो संचार माध्यम है वह स्वतंत्र नहीं है। लेकिन वर्तमान में तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। क्यों? इसके दो मुख्यतः कारण बताए जाते हैं। पहला कारण बताया जाता है कि सरकार का उन पर नियंत्रण होता है। सरकार अपने पक्ष की जो न्यूज है, सरकार अपने पक्ष की जो न्यूज है उसको ज्यादातर प्रोत्साहित करती है या और सरकार के विरुद्ध यदि कोई खबर है तो उसको नियंत्रण कर देती है, जिसे हम सेंसरशिप भी कहते हैं। ठीक है ना? सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। देखो यहाँ पर समझो थोड़ी सी बात। कोई भी जैसे कि मीडिया का माध्यम है, संचार माध्यम है, कुछ खबरें तो ऐसी होती हैं कि जो सरकार की वाहवाही हो रही है, सरकार ने क्या किया है, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इसमें सरकार को कोई विरोध नहीं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो सरकार चाहती है कि ऐसा खबर जनता तक पहुंचे, इससे देश की जो एकता अखंडता है उसको कुठाराघात हो सकता है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार यह करेगी कि संचार माध्यम को निर्देश करेगी कि ये वाली खबर जनता तक नहीं पहुंचानी जानी चाहिए और इसको सेंसरशिप कर दिया जाए। ये तो हो गया एक कारण कि सरकार ने उस खबर को सेंसरशिप कर दिया, मीन्स नियंत्रित कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार का भी हाथ नहीं होता है, मीडिया तंत्र स्वयं से यह निर्णय ले लेता है कि मुझे इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताना है और ये खबर जो है बिल्कुल दबा देनी। कोई भी उदाहरण स्वरूप जैसे हिंदू मुस्लिम को लेके अक्सर आप लोगों ने न्यूज चैनलों में जो बहस होती रहती है वो देखी होगी। तो होता क्या है, आज के समय में पीठ पत्रकारिता हो गई है। मीन्स जो आपको ऐसे होता ना कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस खबर को, मीन्स आपका अटेंशन पे करने के लिए, मीन्स आप उस खबर को सुनकर और देखकर ही चौंक जाएं और आप उस चैनल पर एकदम से शॉक्ड होकर उसको देखते रहें। इस तरह की पत्रकारिता हो गई है। तो क्या होता है कि आज के समय में सरकार द्वारा सेंसरशिप नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ अधिकांश मीडिया तंत्र जो संतुलित खबर नहीं दे पाते हैं। क्यों? इसका भी एक कारण है। उसके पीछे जो कारण दिखाई देता है वह ये है कि ज्यादातर जैसे कि देखो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके पास मीडिया तंत्र है, उन्हीं का मीडिया तंत्र, उन्हीं का पैसा लगा है। वो क्या करते हैं कि अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के उत्पादों का विज्ञापन होगा तो लोग जो है उस विज्ञापन को देख के जाएंगे मार्केट में और उन्हीं विज्ञापन में जो उत्पाद दर्शाए गए हैं उन उत्पादों को खरीदेंगे। और इससे होगा क्या? वो उत्पाद खरीदे तो अंततः उनके उत्पाद बिके तो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को क्या होगा? लाभ होगा। इस तरह से तो ये जो है साइकिल चलता रहता है। कई बार क्या होता है, मीडिया तंत्र मैटर तय करने के ऊपर जो जैसे कि कोई खबर सुना दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, वहां पर एनुअल फंक्शन की खबर दिखाई जाएगी नहीं दिखाई जाए? नहीं दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चटपटा मसाला खबर है ही नहीं। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो जाए या आमंत्रित हो, तो जरूरत इस बात की है कि सभी समाचार पत्र उस खबर को अपने टीवी चैनल पर सभी माध्यमों में दिखाएंगे। तो ये जो है मसौदा इस तरह से तय होता है। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, वहां पर पानी की समस्या है, लेकिन फिर भी उस समस्या को मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ और ही जैसे कि हो सकता है यहाँ पर एक कोई फैशन है, बॉलीवुड का फैशन शो चल रहा हो तो उसको दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो एक क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण लोग जो है मर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसको नहीं दिखाया जा रहा। तो इस तरह से जो है एक देख सकते हैं कि आपके लिए जो
खबर आकर्षित हो सकती है या जो पीठ पत्रकारिता जैसा कि मैंने बताया उस पर इस प्रकार से मसौदा तय किया जाता है। एक यहाँ पर जो है उदाहरण दिया गया है कि खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में एक बार निकाला जाता है। यह जो है बुंदेली भाषा का है। इसमें 8 पृष्ठ होते हैं, मीन्स 8 पेज का यह समाचार पत्र है जिसमें दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक जो हैं, पढ़ने वाले लोग कौन होंगे? किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है, वो लोग इसको ठीक है। तो इस तरह से स्थानीय स्तर पर भी कुछ संचार माध्यम है, यदि आपके यहाँ भी है तो उसका भी आप उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर का जो है संचार माध्यम वाला जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने प्रश्न पर। प्रश्न था किरीट पारेख कमेटी ये गवर्नमेंट ने बनाई है, यह किस लिए बनाई है? इसका जो आंसर है वह करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। याद रखिएगा, हाल ही की खबर है, इसको ठीक है ना, जरूर याद रखिए। और ये जो फॉर्मूला की चूंकि क्या है, आप सभी को पता है कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है जो गैस का जो प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। आज के लिए यहाँ तक हमारा समाप्त होता है। यदि आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।